जिनका भी सपना है बिहार में दरोगा बनने का, चाहे बिहार पुलिस की वर्दी पहनने का या बिहार सीजीएल में नौकरी लेने का, मैं आज बता रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो 1799 में मेंस के क्वेश्चन आए थे, जो सभी बोल रहे थे, मुझे सबने यही बोला कि भैया आपको पता नहीं है, सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया। तो आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन आए कहाँ थे, आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आप लोग मूर्ख आज तक बनते आ रहे थे, और आज अगर नहीं समझे तो बनेंगे आगे भी मूर्ख। तो डायरेक्ट देखिए, ऐसे सवाल आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे देखने को। तो आप देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, छात्रों का एक समूह। देखिए किस तरह सवाल पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन को कैसे टफ किया गया था एग्जाम में। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, किसी का भी सार संग्रह, किसी का भी नोट्स पढ़ते हैं, हम पर्सनली हम नहीं बोले कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिए नहीं बनेगा सवाल आपसे, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, छात्रों का एक समूह दिल्ली प्रदूषण स्तर पर शोध कर रहा था। जल गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किस संस्था को दिया जाएगा। देखिए इसका आंसर है राष्ट्र। देखिए आपको हम पहले आंसर दिखाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। जस्ट देखिए 12 का जब आप खोलिएगा, जब भूगोल 12वां का, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, देखिएगा जल प्रदूषण वाला। तो जल प्रदूषण देखिएगा, नया वाला में ही जल प्रदूषण खोलना है। ठीक है, पुराना वाला में जहां मिलेगा जल प्रदूषण, चैप्टर आगे पीछे हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, चैप्टर आगे पीछे, सिर्फ पहला वाला पेज खोलना है बुक का, जहां पे चैप्टर का समरी दिया हुआ रहता है, उस चैप्टर को, मतलब जिसका संक्षिप्त दिया हुआ रहता है, ये चैप्टर इस पेज में, वहां पे खोलिएगा जल प्रदूषण। तो वहां जब जाइएगा आप जल प्रदूषण का निवारण खोलिएगा। वहां पे देखिए क्या है, ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण बोर्ड, एसपीसी के साथ मिलकर 507 स्टेशनों को राज्य जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आज बताइए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे जल्दी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इसका आंसर क्या होगा, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, सीपीसीबी, है ना। यही इसका आंसर में था। राज्य रहता तो दोनों मारते, अगर बीपीएससी में पूछा जाएगा तो दोनों ऑप्शन में देगा। तो देखिए आज कितना मजा आने वाला है। आप लोग को एनसीईआरटी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लिख के ले लो, अगर आप किसी भी नोट्स को पढ़ते हैं। इसलिए आपका वीडियो पूरा देखना, स्किप एक भी लाइन नहीं करना। और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर आप जरूर करिएगा, सभी भाई तक पहुंचाए। ठीक है, यहां से साफ रहना है, मदद करना है एक दूसरे का। ठीक है, आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप अगर मेहनत करोगे ना 100%, याद रखिए आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर मेहनत में कुताही करते हैं, आपको लगता है यार कौन पढ़ेगा एनसीईआरटी, तो वही ऊपर वाले बोलेगा कौन देगा इसको सिलेक्शन। तो याद रखिए यही चीज है, आपको डिजर्व करना पड़ेगा उन 2000 सीटों में से। अब बिहार पुलिस वाले भी ध्यान दें, आपका सवाल भी दिखाएंगे आपको। मदनी सेठ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, भले 10th लेवल का दिया गया है सिलेबस में, लेकिन 12th से पूछा गया था आपको क्वेश्चन, हम दिखाएंगे आपको प्रूफ कर, इसलिए आपको भी देखना जरूरी है। सीजीएल 4 का जिनका एग्जाम है उनको भी, बीपीएससी में तो काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, जल संसाधन वाला भी पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र को, क्षेत्र पर देखिएगा। आप लोग अगर 1799 में बैठे थे मेंस में, तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा हाँ यही क्वेश्चन था। ठीक है, जो नहीं बैठे थे वो देखेंगे आज, क्योंकि प्रीवियस ईयर यही है, पिछले एग्जाम को उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। आर्द्रभूमि क्षेत्र उनके क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, अवरोही क्रम व्यवस्थित करिए। अब देखिए आर्द्रभूमि क्षेत्र को ना, अब देखिए पांचों को कौन याद करेगा, याद रखिए इसको कैसे इसको बनाते एलिमिनेशन प्रोसेस से। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इस पेज को देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने होंगे आप। यहाँ पे देखिए आपको, देखिए सुंदरवन, देखिए सबका दिया हुआ है ना। देखिए सुंदरवन डेल्टा का नाम सुने होंगे आप। सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर। एक और क्वेश्चन आपको मिला है, लिखिएगा। एक चीज और नीचे में देखिए, नमामि गंगे परियोजना, पहले हम इसका आंसर देते हैं, बताते हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालते, सोचना था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तभी सोच पाइएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए सुंदरवन कहाँ है, ई, यानी ई से स्टार्ट होगा, तो अवरोही मतलब घटते क्रम। ई वाले में ऑप्शन में किसमें है, तो ध्यान से देखिए एक ही ऑप्शन में ई है, तो ऐसे आपको आंसर लगाना है, बाकी को याद नहीं करना है। ठीक है, तो ये हम दिए हैं आपको यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं था वहां, ये हम बनाए हैं इसको। ठीक है, ये हम डाले हैं, ये आपको वहां नहीं था, सिर्फ आपको ये ऑप्शन था। ठीक है, इन्हें सोचना कि ये दिया हुआ था तो आसान है। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या देखिए, और देखिए नमामि गंगे परियोजना पूछा था एग्जाम में, क्या है, एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसमें राष्ट्रीय गंगा संबंधित 2 उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण को कायाकल्प को पूरा करना। समझ गया ना। देखिए गंगा की लंबाई आप साथ साथ पढ़ते जाते हैं 2500 किलोमीटर, ठीक है। अभी अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है, लगता है नहीं पूछेगा, पूछेगा। अब पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे में अंबाला से पूछ रहा था कौन सर, अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर। तो आज सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, सब हम पढ़ाएंगे आपको, हर वीडियो देखना है, वीडियो देख के हम फिर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का पढ़ाएंगे, कितना मजा वाला बरवा शिखर है, इस बड़ा इंटरेस्ट आने वाला, आप याद भी आपको होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एकदम जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको आपको सिलेक्शन तक मुझे पहुंचाना है, जो नहीं देखेंगे उनकी नहीं बात, जो देखेंगे उनको सिलेक्शन तक मैं पहुंचाऊंगा, गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको एक एक वीडियो देखना है, एक एक पीडीएफ को पढ़ना है, किताब है तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। अगर ओल्ड और न्यू में कंफ्यूजन है तो वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, एक और वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट नोट्स का वीडियो लाऊंगा, कैसे बनाना है, जो कि आपका दिमाग में ऐसे घुसते जाएगा हर एक पॉइंट, ठीक है। एक चीज और देखिए, ओल्ड न्यू में फर्क यही है, चैप्टर इधर उधर कुछ चैप्टर का है बस, बाकी बताऊंगा मैं। अब देखिए, अभी एक क्वेश्चन देखिए 1799 में से पूछा था, यही बोल रहे थे ना लोग कितना आउट ऑफ टफ है, क्या टफ है भाई, 63 नंबर लाना, आज अगर आप लोग दिए रहते तो आज मेंस क्वालिफाई रहते, 63 कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, कुछ नहीं था। देखिए अब अत्यधिक सूखा क्षेत्र, गंभीर सूखा क्षेत्र, अब मंद सूखा क्षेत्र। अब देखिए, अब इसको बना पाइएगा किसी भी एग्जाम में, किसी भी किताब, किसी भी टीचर का नोट्स पढ़ के नहीं बना पाइएगा, लिख के ले लीजिए, किसी भी टीचर का नोट्स पढ़ के नहीं निकलेगा। इसका आंसर देखते हैं क्या है, इसका आंसर होगा प्राकृतिक संकट आपदाएं, पढ़िएगा, न्यू वाले में शायद ये है, ओल्ड वाले में क्या है, सिर्फ आपको आगे देखना है उसमें कहाँ है प्राकृतिक संकट आपदाएं, वहां खोजना है, उसके बाद पढ़ना है। आप लोग बिल्कुल डर जाते हैं, डरना नहीं है, आपदा उदा क्या है हम बताएंगे, सिर्फ मेरा आज मेरा मकसद है कि पढ़ाना आपको। अब देखिए, अत्यधिक सूखा क्षेत्र, मध्यम सूखा क्षेत्र, मिल गया आंसर, और सूखे का परिणाम। तो मध्यम पहले ये देखते हैं, भारत में सूखा क्षेत्र खोलिएगा तो अत्यधिक राजस्थान के पूर्वी भाग, अब बताते हैं भारत का मानचित्र थोड़ा सा बनाते हैं आपको। देखिए जब ये वाला मानचित्र बनाइएगा इसे करके है, ठीक है, गड़बड़ बने तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, है ना, राजस्थान यहाँ है, ठीक है। तो राजस्थान ये वाला जो एरिया है, राजस्थान का कौन सा भाग, ये पूरा, ये पश्चिम, ये वाला भाग जो हरी छटा हुआ इधर से, हरियाणा वाला पार्ट इधर से है, हरियाणा दिल्ली हरियाणा सब इधर है शायद, ठीक है, ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह इधर जो है मध्य प्रदेश में सब टच करता हुआ जा रहा है। तो ई वाला क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान को टच करता है। पूर्वी क्षेत्र जो है ज्यादातर भाग, देखिए हाँ, ये महाराष्ट्र और पूर्वी भाग आंध्र प्रदेश, देखिए ये वाला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, अंदरूनी भाग तथा कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी पठार, उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। समझ में आ गया। आपको यहीं से आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए आपको पूछेगा अत्यधिक सूखा, तो अत्यधिक हम सीधा से देखेंगे, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग नहीं, अरावली पहाड़ियों का पश्चिमी क्षेत्र। देखिए पश्चिमी तटीय तो नहीं होगा, कोयम्बटूर तो नहीं होगा, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग और यहाँ होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ा जाता है। देखिए महाराष्ट्र का पूर्वी भाग आया आंसर में। इसी तरह वो सबको लिख लेना है शॉर्ट नोट्स बना के। फिर देखिए मध्य पढ़ लेते हैं, मध्यम सूखा क्षेत्र कहाँ है, इस वक्त राजस्थान के उत्तरी भाग, यानी राजस्थान का ऊपर, है ना, इधर दिल्ली वाला एरिया में, ठीक है, दिल्ली हरियाणा जो उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिला, गुजरात बचे, कोकण को आपको लगता है किसी नोट्स में से मिलेगा, इसलिए कम से कम छोटा छोटा पॉइंट है यार, ये सब लिख लेना है। तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर का पठार, ठीक है, तो ये मध्यम सूखा क्षेत्र पड़ता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मिलाते हैं। इसका मध्यम गंभीर सूखा, ये अत्यधिक, है ना, ये मॉडरेट, है ना। देखिए मॉडरेट में क्या होगा, देखिए मॉडरेट में क्या होगा, कोयम्बटूर का पठार। अब जो बचा वो यहाँ देखिए महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, इसको मिला देंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो बचा इसको इससे मिला देंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए मिलाइए, मॉडरेट वाला कहाँ है, कोयम्बटूर में। तो अगर हम तीसरा को करते हैं तो 3 का बी किस में है, हाँ, और सूखा, देखिए ड्राउट फ्री एरिया, तो ड्राउट फ्री एरिया जो बचा उसको ड्राउट फ्री एरिया कर देंगे, यानी सूखा क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो पश्चिमी क्षेत्र। तो 4 का 1 किस में है,
4 का 1, देखिए 4 का 1 यहाँ है, 3 का बी, 3 का मॉडरेट वाला हम बताए थे, 3 का कोयम्बटूर का पठारी ये है, 2 का डी सुगंभीर, गंभीर हम बताए थे महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, है ना। और एक्सट्रीमली डाउट सबसे अधिक जो है, देखिए कितना छोटा छोटा कॉमन दिया हुआ, अरावली के पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन याद रखिएगा गंभीर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, आपदा के बारे में दिया है, आपदा के बाद सूखा क्षेत्र दिया हुआ है, देखिए पारिस्थितिक सूखा क्षतिग्रस्त दिया हुआ है, भारत में सूखा क्षेत्र दिया हुआ है, यहीं पे है अत्यधिक सूखा, राजस्थान के ज्यादातर अत्यधिक सूखा क्षेत्र में हो जाएगा राजस्थान का अरावली वाला, ज्यादा विशेष कर अरावली बाग, है ना। देखिए 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 हम भी कंफ्यूज हो गए, तो अत्यधिक अलग है, अधिक अलग है, ठीक है, मध्यम अलग है, और जो नहीं बचा पश्चिमी घाट में तो वर्षा पड़वे करता है, तो वहां पर नहीं होगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा बिना एनसीईआरटी पढ़े आप सिलेक्शन नहीं होगा। वीडियो देखिए, एक वीडियो जो मैं बताता हूँ वहां में अभी मैं आपका और क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट होते जाएगा, प्रैक्टिस होते जाएगा, ठीक है। मैथ नहीं करवाने वाले हैं आप लोग का, आप लोग को टेंशन नहीं, आप लोग चुपचाप एक जगह पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम आपको वही रास्ता लेके जा रहे हैं, जो जिस रास्ते को मैंने फॉलो किया, मैंने चला, बस मेरे पीछे पीछे फॉलो करते जाइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानना है, क्या सत्य नहीं है, यह अरुणाचल से उद्गीत होती है, बिल्कुल नहीं है, यही गलत होगा। आइए हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पहले देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जब अफवाह पाठ खोलिएगा क्लास 9, ये देखिए ये वाला बुक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्लास 9 का बुक खोलिएगा, अफवाह का चैप्टर 3। अगर न्यू वाला बुक तो देख लीजिएगा अफवाह किसमें है आपका। तो अफवाह जब खोलिएगा, अफवाह में आपको मिलेगा एक छोटा सा नदी, है ना, गॉर्ज वॉर्ज सब पढ़ाएंगे आपको, ये सब पढ़ाएंगे आपको, जो मजा आने वाला है आपको, ठीक है, अफवाह क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी, अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकला है, तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व में, देखिए है ना, ये कहाँ से ऑप्शन में क्या दे दिया था, अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकला है मानसरोवर झील, तिब्बत के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों में काफी नजदीक से निकलती है। क्लियर, पूछेगा सिंधु सतलुज के बगल से निकलती है, हाँ। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, यानी गंगा से अधिक लंबाई सिंधु, सिंधु से अधिक लंबाई ब्रह्मपुत्र, याद रखिए इसकी लंबाई पूछता है इसका, तो ध्यान में रखना है। अब देखिए नामचा बर्मा के पास यू टर्न लेता है, 7757 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पहुंचकर जैसे देखिएगा ना, ये हमारा अरुणाचल वाला एरिया है, यहाँ पे जो है हमारा जो सबसे लास्ट एरिया है, यहाँ पे आके ना यू टर्न लेके सीधे अंदर आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे करके अचानक यू बन जाता है, ठीक है। यू टर्न लेने के बाद अंग्रेजी अक्षर यू अक्षर पूछेगा, अंग्रेजी अक्षर के यू आकार कैसा, देखिए आपको साथ साथ हम एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना के लिखते जाना। मोड़ बनाकर भारत की पहली बार अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश से निकलता है, गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, इसे ही दिहांग नाम से जाना, समझ में आ गया दिहांग क्या होता है, जहां प्रवेश किया। दिबांग अलग है, दिबांग लोहित और केनला इसकी सहायक नदी है, नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, देखिए एक चीज और देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या आपको पता है ना, आप लोग पढ़ते हैं बोलते हैं भाई यहाँ है या नहीं, एक जगह मिलेगा, सबका सोर्स एनसीईआरटी है, सभी बुक जितने बुक सही जितने टीचर है सब बुक का सोर्स एनसीईआरटी है। क्यों नहीं एनसीईआरटी पढ़े, 72 बुक में पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए बार बार जोर देता हूँ। इसका आंसर देखते हैं हम लोग, अब आप खुद बनाइएगा इसका आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या कथन सही नहीं है, 1799 का क्वेश्चन था ये, बिहार दरोगा 1799। देखिए अरुणाचल में उद्गम होती नहीं, बिल्कुल बता दिए तिब्बत के पूर्व में, यह सिंधु नदी से लंबी है, बिल्कुल लंबी है, क्योंकि गंगा से सिंधु लंबी, सिंधु से ये लंबी। क्लियर। नामचा बरवा बोले थे 7700 कुछ मीटर, यू टर्न लेती है यू आकार का, दिबांग एवं लोहित नदियां से मिलती है, आपको पता चला। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये चीज को ये सब चीज हम बताने वाले हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ये सब चीज जब पढ़िएगा ना तो याद रहेगा आपको, ना कि रटना नहीं है भाई। कंपटीशन की शुरुआत समझने से होती है, अब आपका ऑफिसर बनेंगे, आपका दिमाग चेक किया जाएगा, ठीक है। गेहूं के संदर्भ में पूछ रहा है, आपको कौन बुक में मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, या किसी कोई भी टीचर का नोट्स में भी नहीं मिलेगा जल्दी। कौन सा कथन गेहूं बारे में सही है, यह देश के पूर्वी भाग में, यही गलत है,
पूरे विभाग देखिए, आप समझिए इस गेहूं का क्षेत्र संदर्भ सही है। इसको शुरुआत में उगते समय तेज धूप और ठंडा मौसम की आवश्यकता है। इसे विकास में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा का आवश्यकता है। चलिए आज हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, सीधा हम कॉन्सेप्ट आते हैं। जब आप खोलिएगा कृषि वाला पार्ट, क्लास 10th का ज्योग्राफी खोलना है, कृषि वाला पार्ट चैप्टर नंबर 4। अगर न्यू वाले हैं तो कृषि खोलिएगा, चाहे जीसी चैप्टर में हो। तो क्या है आज, पहले हम देखते हैं, झूम कृषि बता देंगे, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, मजा आएगा। देखिए कर्तन धन प्रणाली है ना, ये सब क्या है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, देखिए ये सब क्वेश्चन आते हैं। सर कर्तन धन प्रणाली, इसी को बोलते हैं झूम को। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, वेनेजुएला में इसको कोनुको कहते हैं, ब्राजील में रोका। पूछा जाता है रोका कृषि कहाँ होता है, ये झूम कृषि होता है। झूम कृषि का मतलब भारत में उत्तरी पूर्व में नागालैंड असम के पास, मतलब एक जगह करेगा साफ, जंगल काटेगा, फिर वहां पे आगे बढ़ जाएगा, इसी को झूम कृषि बोलते हैं। इन्हें की झूमते झूमते आगे बढ़ते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले, मतलब डाइवर्ट हो जा रहे हैं यार, लेकिन इतनी मजा है ना एनसीईआरटी में, हर चीज मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीज हम आपको बताने वाले हैं, फिर पढ़िएगा, हर वीडियो में जो बताते हैं हर वीडियो को पढ़ना है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इसके बारे में पूछा था, मक्का के बारे में भी पूछा था 1799 में ही, लेकिन हम लोग को पढ़ना है गेहूं के बारे में। तो गेहूं को देखिए यहाँ, चावल और गेहूं, ये रहा गेहूं। गेहूं भारत के दूसरी सबसे प्रमुख खदान है। पहला, देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग, यानी कि उत्तर ये वाला एरिया भारत का, ठीक है, ये वाला उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान गुजरात है ना, इस क्षेत्र में, पंजाब गुजरात नहीं, पंजाब तो पश्चिम में, गुजरात पश्चिम में, महाराष्ट्र पश्चिम में, तो ई वाला एरिया, पंजाब राजस्थान वाला एरिया उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। क्या, गेहूं पैदा की जाती है, ना कि मार दीजिएगा बंगाल, बंगाल में चावल होता है। ठीक है, रबी की फसल को उगाने के लिए, शीत ऋतु को पकने के लिए की धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, रबी फसल है गेहूं, इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता। अब आप लोग आंसर दीजिएगा खुद, हम नहीं बताएंगे, देखिएगा आप लोग खुद बताइएगा, क्या बताइएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए भारत का गेहूं का बता सही है, तो सही है। पहला तो ये छांट दीजिएगा, क्या छांटिएगा, पूर्वी भाग में नहीं, पूर्वी भाग बंगाल में पाया जाता है चावल, तो याद रखिएगा उत्तरी भाग में, ये गलत है। शुरुआत में तेज धूप चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 50 से 50, अभी बताइए 75 सेंटीमीटर चाहिए। 2 और 3 इसका आंसर जहां भी होगा आप लोग मार देना है। ये रहा आपका सही उत्तर, सॉरी केवल 3। तो देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमको लगता है। देखते देखते देखते, एक सेकंड एक सेकंड, गेहूं 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 गेहूं, ये रहा। हाँ, ये 2 में क्या है, शीत ऋतु को पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, खिली धूप है ऑप्शन में, देखें हम भी नहीं देखे थे ध्यान से। तो खिली, इसको शुरुआत में तेज धूप चाहिए यार, यही तो गड़बड़ हो गया, पढ़े हम भी नहीं। तेज धूप नहीं चाहिए, क्योंकि तेज धूप तो गर्मी में पाया जाता है भाई। आप लोग भी बताना यार कमेंट में, देखिए मिस्टेक होता है सबसे, बताना। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे जब किसी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए तो बताना चाहिए था ना, बताना आप लोग कमेंट में कि हाँ ये है। ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, मैं लाइव भी आने वाला हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग मेरे सामने में हो। ठीक है, तो झूम कृषि के बारे में बता दिए थे, और आगे बताएंगे। ये देखिए झूम कृषि है, कर्तन धन प्रणाली है। ठीक है, ये सब हम अच्छे से बताएंगे। तो फिलहाल हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे 1799 में, जो 1799 बैठे थे, यही क्वेश्चन डायरेक्ट फिर रिपीट होने वाले हैं बिहार पुलिस, सीजीएल 4 और बीपीएससी एग्जामों में। ठीक है, रिपीट किया जाता है प्रश्न को आयोग के द्वारा। अब आते हैं, देखिए कितना मजा वाला क्वेश्चन है। आप लोग को ये क्वेश्चन आया था, बताइएगा, सही सुमिलित है। गोवा का नोआ मंडी, बेलाडीला, बेलाडी चित्रकूट, ये राज्य पूछा था। तो भैया आप लोग रटते हैं भूलते हैं, रटते हैं तो भूलते हैं ना। जब आप देखिएगा, आप रटना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना आप लोग बुड़बक हैं खुद में, सॉरी हम खुद समझते थे जब एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे कि यार हम क्या किए इतना साल, बड़ी पछताते थे यार। अब देखिए लोएस्ट पूछा था। अब ललका त्रिभुज जितना है ना, ललका त्रिभुज, इसीलिए बोलते हैं फिगर पढ़ने से दिमाग में ना बड़ी लोड होता है, मतलब घुसता है। ललका चित्र सब लोएस्ट है। ठीक है, लोएस्ट थाने। अब देखिए सबसे पहले तुंगमुख नहीं आया है, लेकिन आएगा। ये जो तमिल, ये वाला एरिया है, कौन सा एरिया है, कर्नाटक वाला एरिया। अब देखिए कुद्रेमुख पूछा था 1275 वाले में, प्री में 64 में भी। चित्रदुर्ग, बेल्लारी, कहाँ है, कर्नाटक में। कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, बेल्लारी सभी कर्नाटक में है। उसके बाद एक और पूछा था, कहाँ, बेलाडीला, कहाँ है, देखिए छत्तीसगढ़ में। रत्नागिरी, महाराष्ट्र में।
गुआ नोआमंडी पूछा था ना भैया, देख लीजिए यही झारखंड वाला एरिया है। चलिए आपको हम इसका अथी भी दिखा देते थे, सॉरी देखिए आपको लिखा हुआ दिखाते हैं, कहाँ है, लौह क्षेत्र है ना, लौह क्षेत्र में आते हैं हम लोग। देखिए यही लोअर क्षेत्र है। अब देखिए उड़ीसा भारत में लोअर क्षेत्र की पेटियां, अब आप वहां पे फिगर फिगर वाला ज्यादातर याद रखना है, फिगर में सारा खोज लीजिएगा। उड़ीसा का झारखंड पेटी। अब देखिए मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में, और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हेमेटाइट किस्म की लोहा पाया जाता है उड़ीसा के उच्च कोटि का, हेमेटाइट लोहा उच्च कोटि का होता है। एक और क्वेश्चन है, मयूरभंज वो केंद्र झूर जिलों में बादाम, यही क्वेश्चन आप पीवीएस में खोल के देखिए, बादाम पहाड़ी पूछा था। ठीक है, ये 64 एक्साइज मेंस में पूछा, बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला गया है। अब क्वेश्चन आया था कि बादाम पहाड़ी खदानों से लोहा का निकाला जाए, बादाम पहाड़ी है का, तो याद रखिएगा झारखंड। ये कौन सा पेटी है, तो ये हमको आए थे उड़ीसा वाला पेटी, उड़ीसा झारखंड के पेटी है तो उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, तो बादाम पहाड़ी क्लियर हो गया। इसी के सन्निकट झारखंड के सिंहभूम, सिंहभूम भी पूछा था, सिंहभूम का एकदम आएगा, सिंहभूम कहाँ है, ज्योग्राफी को आप लोग बिहार पुलिस से लेके जितने भी तैयारी कर रहे हैं उसको लिख लीजिए, तैयारी करिए। सिंहभूम झारखंड में है, बादाम पहाड़ी उड़ीसा में। अब यहां से निकल गया नोआ मंडी। देखिए नोआ मंडी कहाँ है, झारखंड सिंहभूम जिले में, तथा गुआ तथा नोआ मंडी, यही क्वेश्चन था ना बिहार दरोगा में, तो याद रखिए गुआ, सिंहभूम गुआ नोआ मंडी सभी लोह खाने हैं, सभी झारखंड में, और वो बादाम पहाड़ी उड़ीसा में। अब देखिए दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला, कर्नाटक वाला, देखिए सॉरी छत्तीसगढ़ वाला एरिया, दुर्ग बस्तर महाराष्ट्र वो छत्तीसगढ़ राज्यों के अंदर पाई जाती है। पहला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला की पहाड़ी, बेलाडीला कहाँ है, लोएस्ट में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उच्च कोटि का हेमाटाइट पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आपको टर्सरी वगैरह पढ़ाए थे, आप देखे होंगे। देखिए बेल्लारी चित्रदुर्ग कर्नाटक में, तो उम्मीद है कि आप लोग बना दीजिए। भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आ गया। ये आपका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में, कहाँ था क्वेश्चन, क्वेश्चन 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 ये रहा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब गुआ नोआ मंडी अभी बताए, झारखंड में बेलाडीला कहाँ बताए, बेलाडीला कहाँ बताए थे, छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद क्या बताए थे, बेल्लारी चुद्र कर्नाटक में, रत्नागिरी महाराष्ट्र। ठीक है, तो बनाना है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये चीज देखिए क्लियर होते जा रहा है। अब हम बता रहे हैं जो तैयारी करें बिना एनसीईआरटी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसे क्वेश्चन के कहाँ देखे होंगे यार, रियल ड्रेनेज पैटर्न, अगर एक बार भी एनसीईआरटी पढ़े रहते ना, आप बना लिए रहते, क्योंकि ये हाईलाइटेड डब्बे में मिलेगा। रियल ड्रेनेज पैटर्न माने कौन सा सही है, तो सही क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या देखें, ऑप्शन देख पढ़ लीजिए तो याद रहेगा। एक चोटी से निकलने वाले सहायक नदियां ढलान को पार करते हुए नीचे की ओर बहती है, सभी दिशा में पानी बहती है। ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एक अच्छा उदाहरण अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, अगर पहली बार आपको नहीं पढ़े है ना, नोट्स वगैरह पढ़े है ना, तो ऐसा घुसेगा ऐसे से निकलेगा, समझे। मेरे दोस्त भाई बहुत ज्ञान बिंदु में पढ़े थे, अभी बात करते हैं, वो बताते हैं क्या बताएं, आप समझिए। ये देखिए कितना अच्छा से दिया हुआ है, काहे नहीं नजर जाएगा उस पर, आप पढ़िएगा जब यही चीज। आई थिंक ये हमको लगता है अपवाह तंत्र मिलेगा आपको 11th का बुक जब खोलिएगा। ठीक है, तो वहां मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहां जब खोलिएगा अपवाह तंत्र में, जो अपवाह समझिए प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार या ड्रेंडलिक प्रतिरूप कहा जाता है, समझ रहे हैं। यही यही अरियब उसी बोलते हैं, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, इसे अरिय प्रति रेडिकल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक श्रृंखला निकलने वाले नदियां इस प्रवाह का प्रतिरूप का अच्छा होता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ था ना, जब मुख्य नदियां एक दूसरे को समांतर बहती हो, सहायक नदियां उसमें समकोण पर काटती, ये नहीं दिया था, हो सकता है अगला बार में ये दे दे, डायरेक्ट पूछ ले बिहार पुलिस में कि मुख्य नदियां एक दूसरे को समांतर काटती है, इसे किसका उदाहरण है, रेडियल का पैटर्न है, किसका पता, सभी दिशाओं में नदियां बहकर एक दूसरे को गर्त में विसर्जित करती है, इसे अपवाह प्रतिरूप अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल प्रतिरूप कहते हैं। अब इसका आंसर आप लोग बनाइएगा। ठीक है, रियल ड्रेनेज पैटर्न के एक अच्छा उदाहरण अमरकंटक है, क्लियर, नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया होगा, अमरकंटक देखिए
ये अरिया, ये किसी पर्वत, क्या बोल रहा है, जो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षकार कहते हैं। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है इसे अरिय कहते हैं। यानी जो भी पर्वतें निकली है, कोई भी पर्वत निकली है उसी को बोलते हैं। तो इसका आंसर आप हमको लगता है तभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। इसको क्या बोलने करने क्या बोल रहा है, आंसर देख लेते हैं इसमें कर्ण। हाँ, इसमें जो भी है आप लोग इसका आंसर दीजिए। आंसर दिया हुआ है ABC, यानी डी नहीं होगा। तो डी में वही नीलगिरी वाला था, है ना। डी वाला ऑप्शन में क्या था यार, देखिए रियल नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये देखिए समझने वाला है कि नीलगिरी पहाड़ियां में बहुत ज्यादा अपवातंत्र गंगा वाला है ना, ब्रह्मपुत्र वाला है, आपके नीचे भी नदियां हैं जिसे जिसे जुड़ी हुई है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, केरल तमिलनाडु के बीच में, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबका क्वेश्चन हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोग को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भूतापीय ऊर्जा के बारे में बोल रहा है। भूतापीय ऊर्जा क्या है, भूतापीय प्रवणता। ठीक है, देखिए ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए, नहीं तो बता ही देते हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के समय में ये 1799 में पूछा गया था। तो भूतापीय में क्या पूछा था, ध्यान से देखिए। जब पृथ्वी की सतह से ऊपर उठता है तो भाप में बदल जाता है, टरबाइन चलाने से उत्पन्न होता है, भूजल चट्टानों को उसमें अवशोषित कर लेते, गर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आप देखते हैं इसका आंसर। जब आप इसका खोलिएगा क्लास 10th या 11th का खोलिएगा, हमको लगता है 10th में है ये। ठीक है, 10वां वाला खोलिएगा, हाँ ऊर्जा के बारे में खोलिएगा, हाँ क्लास 10th में जब ऊर्जा वाला खोलिएगा, खनिज ऊर्जा वाला, वहां मिलेगा आपको भूतापीय ऊर्जा। देखिए यहाँ पे है ना भूतापीय ऊर्जा, ये मतलब सब वही बताना चाह रहे हैं कुछ। देखिए भूतापीय ऊर्जा आपको है किसी कॉन्सेप्ट में दे दे कहीं किताब में, भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती, आपका नॉलेज चेक करता है जानकारी है कि नहीं, बढ़ती गहराई। इसलिए आप धीरे पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो, कम पढ़ो एक दिन में, लेकिन जरूरी नहीं एक दिन में 1000 क्वेश्चन रटना। ठीक है, वो सब काम नहीं आएंगे। गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है गर्म होती जाती है। ठीक है, भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहां उथली गहराइयों में अधिक तापमान पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत चट्टान उष्मा का अवशोषण होता है। दूसरा ऑप्शन मिल गया, इतना तप्त होता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, भाप में परिवर्तन हो जाता है, इसी भाप का उपयोग टरबाइन चलाने के लिए करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा, भूतापीय उत्पन्न करने क्या है, ये भाप में बदल जाता है पृथ्वी की सतह ऊपर उठ के। ठीक है, भूतल चट्टानों उष्मा अवशोषित कर लेता है, टरबाइन चलाने से बिजली उत्पन्न होता है। एक और, पृथ्वी गहराई बढ़ने के साथ गहराई बढ़ती है। तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होगा वहां पे, इसका सभी मार दीजिएगा 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सही क्रम में व्यवस्थित अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भूतापीय में क्या हुआ, हम क्या पढ़ाए थे, देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे। देखिए भूतापीय ऊर्जा में सबसे पहले क्या हुआ था कि भूतापीय प्रवणता, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था यार, कोई कॉन्सेप्ट दे पाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा ना दिमाग में ऑटोमेटिक वहां आएगा। अच्छा पहले हम ये पढ़े थे, कहानी है ना, जब पढ़िएगा तो यहाँ देखिए क्या है, पृथ्वी बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी तप्त होती है, भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, उथली गहराइयों पर अधिक तापमान पाया जाता है, भूमिगत चट्टानों को उष्मा का अवशोषण हुआ, अवशोषण होने के बाद जब गर्म हुआ तब ये भाप बना, तब ये उठा, तब ये टरबाइन बना। यानी सबसे लास्ट में सबसे पहले क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म देखिए सबसे, उसके बाद क्या हुआ, अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद तप्त होकर भाप बना, भाप का टरबाइन बना। कितना आसान है, ये कहानी है। अब कहानी क्या है, अब कैसे बनाएंगे इसको, इसका आंसर सबसे पहले देखिए, नहीं दिया, देखिए बता देते हैं। बढ़ती गहराई के साथ उत्तरोदम गर्म होती है, सबसे लास्ट में क्या होगा, देखिए कहाँ है टरबाइन, यानी 3 वाला लास्ट में होगा। देखिए 3 वाला कहाँ है, यहाँ, ऐसे आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है, छाट छाट के 3 यहाँ है, यानी कि पहला में 4 2 या होगा या 2 होगा। तो पहला में क्या होगा, भूतापीय ऊर्जा इसलिए गहराई के साथ गर्म होती है, या तो अवशोषित कर लेती, नहीं पहले गर्म हुआ, क्या हुआ, पृथ्वी गहराई बढ़ने के साथ गर्म होती है, फिर वहीं पे पृथ्वी क्या होता है, अवशोषित हुआ, फिर भाप में बदला, तब टरबाइन चला। क्लियर, आप लोग कैसे बनाना, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको किसी भी लगता है ये बिहार दरोगा 1799 मेंस से क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ये सब क्वेश्चन है। अब कड़वा भूमि कहाँ, इसे हम बताएंगे कहाँ पाया जाता है। अब देखिए
महेश ने अपने दोस्त को कपास उगाने के लिए भेजा। ले भाई, महेश को भेज रहा है। महेश द्वारा दिए गए निम्नलिखित से मिट्टी का आदर्श प्रकार की पहचान। अब बोल रहा है कपास की, आप लोग पढ़े कपास की मिट्टी के लिए कौन सा चाहिए। अब यहाँ कितना घुमा दिया, घुमा दिया ना। अगर आप पढ़े रहेंगे तो क्या बोला, नवी धारण, देखिए आदर्श प्रकार की पहचानने बोल रहा है। आदर्श प्रकार के पहचानने के लिए आप लोग पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। अरे यार, ठीक है, अगले वीडियो में बचा हुआ क्वेश्चन बना देंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। ठीक है, तो कपास का नमी धारण क्षमता अधिक होती है, लिख यहाँ पे देख लीजिए नमी वाला। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, कांकुर भांको भांकर की घाटों से भरपूर होती है, दोमट मिट्टी नहीं होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ से आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। सबसे उपयोगी क्या है, नमी धारण वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जली हो जाने के बाद पीली कौन हो जाता है, वो लाल मिट्टी होती है। याद रखिएगा, भांकुर वाला कांकुर वाला अलग होता है, ये नहीं होता, यानी आंसर होगा नमी धारण वाला। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगले वीडियो में फिर ऐसे ही तैयारी करना है। तो पूरा वीडियो मेरा जो एनसीईआरटी का पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, छोटा छोटा हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, हम भी पढ़ते हैं आप लोग के साथ, आप लोग भी पढ़ाते हैं। तो मैं आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो मुझे लगता है एग्जाम में आएगा, क्योंकि मुझे भी तो तैयारी करनी है भाई। ठीक है, आगे वाला अलग चीज है कि आगे। ठीक है, तो मैं एक साथ सारा करवाते जाऊंगा, कुछ अलग नहीं है। आप लोग पढ़िए और अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बोलिए हाँ भैया अच्छा था। ठीक है, चलिए।